हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 11। जो हमारा चैप्टर 11 है वो क्या है? कार्य तथा ऊर्जा, यानी वर्क एंड एनर्जी। पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति, वर्णन के तरीकों को, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, खोदने, कूदने या सोचने या दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भगाना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों के बारे में सोचें। उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता होती है। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं और जिस रूप में हमें वैज्ञानिक उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। जैसे कि हम काम को अलग दृष्टि से देखते हैं और जो वैज्ञानिक है, जो विज्ञान में इसको अलग दृष्टि से बताया गया है। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्नों पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में थोड़ा कार्य सम्मिलित है। मतलब थोड़ा बहुत कार्य सम्मिलित है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? ये वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती। आप पूर्णतः थक चुके हैं, तथापि आपने चट्टाने पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना, कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या होता है इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए एक निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1। उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में कार्य में मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी वस्तु पर किया गया वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? कार्य कौन क्या कर रहा है? कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान की दृष्टि से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में क्या हुआ? कार्य हुआ। एक लकड़ी किसी
लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उड़ती है। पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए तथा वस्तु को विस्थापित होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली जाती है। यह आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है। क्रियाकलाप 11.2 आपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बनाइए। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है। अपने उत्तर को कारण जानने के लिए प्रयत्न कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, यदि कार्य हुआ हो तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है। जिस वस्तु पर कार्य किया गया उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 11.3 कुछ स्थितियों में विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सके उनकी सूची बनाइए। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ या नहीं हुआ। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु की बल की दिशा S दूरी विस्थापित हुई। मान लीजिए W किया गया कार्य है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य W, बल F और विस्थापन S। हम यहाँ पर इससे दर्शाते हैं बल को। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक गुटके पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, यानी क्या लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन कितना हुआ S। तो ये क्या हुआ, किया गया कार्य हमारा होता है। अब हम आगे देखते हैं। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। समीकरण 11.11 में यदि F बराबर 1N तथा S बराबर 1M हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1Nm होगा। यह बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। अतः एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन जो हमारा होता है बल को वस्तु बल की क्रिया की रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। समीकरण 11.1 को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 हो तो किया गया कार्य कितना होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो किया गया कार्य कितना होगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु पर 5 नेट बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2m विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य होगा 5n × 2m यानी 10m यानी 10 न्यूटन मीटर या फिर 10 जूल होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या लग रहा है, 5 न्यूटन यहाँ पर लग रहा है। फिर उसका विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में। एक बच्चा किसी खिलौना कार को चित्र 11.4 में दर्शाए अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया। इस स्थिति में किया गया कार्य बल विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बच्चे द्वारा कार को खींचा जा रहा है। अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही हो। उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। माना कि वस्तु S दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है।
ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू माइनस एस या फिर माइनस F इंटू एस है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। उपरोक्त विचार विमर्श से स्पष्ट होता है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.4 किसी वस्तु को ऊपर उठाइए। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया वस्तु ऊपर की ओर चलती है। आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है, कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है, कारण बताइए। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। 11.2 एक कूली 15 किलोग्राम या 15 केजी का बोझ धरती में 1.5 m ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। बोझ का द्रव्यमान m यानी कितना है 15 किलोग्राम है तथा विस्थापन s यानी 1.5 m। किया गया कार्य w इज इक्वल टू F इंटू एस यानी mg इंटू एस। तो 15 किलोग्राम और 10 मीटर प्रति स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पर इंटू 1.5 m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर, या फिर 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल। कूली द्वारा बोझे पर किया गया कार्य कितना है 225 जूल है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा था, कार्य की हमने परिभाषा भी देख ली और कार्य कैसे होता है हमने इसके बारे में देख लिया। कार्य कितने तरीके के होते हैं, जो कि 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि जिसमें क्या नेगेटिव यानी ऋणात्मक और पॉजिटिव दोनों तरह के बल कार्य कर रहे हों। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? क्रियाकलाप 11.5 ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया है। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी है, उनकी सूची बनाइए। छोटे समूह में विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण है। क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी है जो सूर्य के कारण नहीं है? ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रिया हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद इस शिथिल विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरता है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी गई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौने जैसे कि कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ सकता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक या ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों के में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि
कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में माना जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात यानी जूल है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल यानी 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के रूप, सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। इसे सोचिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है? अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाए। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियमों को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। यानी इसका क्या है, 1858 से लेकर के 1890 तक। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रॉली के सामने किसी गतिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 11.6। एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत क्यारी पर गिराइए, गीले रेत की सतह पर अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत में लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गर्त या गड्ढा बना देती है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराकर दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दे। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाएं। उनकी गहराइयों की तुलना करें। इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है, कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, ऐसा क्यों है? गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया है? विचार विमर्श कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए। क्रियाकलाप 11.7। चित्र 11.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को, जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके की विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इसका प्रयोग को दोहराइए। किस अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्कियों को, पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में किसी वस्तु उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है। अब मान लीजिए अब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी विस्थापन हो जाती है। समीकरण 11.1 से किया गया कार्य WFS के बराबर है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग uv हो जाता है। मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान a है। अनुभाग 8.5 हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच निम्नलिखित संबंध है। v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2as, या फिर s
बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाई 2a। अनुभाग 9.4 से हमें ज्ञात है कि F बराबर a में इस प्रकार समीकरण 11.2 को समीकरण 11.1 में रखने पर हम बल F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं, जैसा कि W बराबर a में इंटू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाई 2a। अब हम यहाँ पर देखते हैं W इज इक्वल टू 1/2m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। यदि कोई वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है अर्थात u बराबर 0, तो अब W बराबर 1/2m v स्क्वायर। यह स्पष्ट किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यदि u बराबर 0 किया गया कार्य होगा तो 1/2m v स्क्वायर। अतः m द्रव्यमान की गति तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान E के बराबर 1/2m v स्क्वायर है। उदाहरण के लिए 11.3 m kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4m मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं, वस्तु का द्रव्यमान m 15 kg, वस्तु का वेग v बराबर 4m मीटर प्रति सेकंड। समीकरण में हम इसका मान रख देंगे E के इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर। हम इसका वैल्यू रखने पर क्या आएगा? हमारा आंसर 120 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? 120 जूल है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक और देखते हैं, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसका वेग 300 किलोमीटर प्रति आवर्स है, यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर्स तक बढ़ाने पर कार्य करना पड़ेगा। कार्य का द्रव्यमान m 1500 kg, कार्य का प्रारंभिक वेग u 300 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो हम यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तब क्या मिलेगा हमें? 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार कार का अंतिम वेग है v 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए कार का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी? E के आई इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा इसका जो हमारा मान? 1,56,250 बाई 3 जूल। इसी प्रकार कार की अंतिम गतिज ऊर्जा जो हमें यहाँ पर दी गई वो कितनी होगी? 6,25,000 प्रति बाई 3 जूल। अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन E के F या E के I, तो कितना होगा? 1,56,250 जूल। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। क्रियाकलाप 11.8। एक रबर बैंड रबड़ का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए। छल्ला खींच जाता है, छल्ले के एक सिरे को छोड़िए। क्या होता है? जैसे कि छल्ला अपने प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है? क्रियाकलाप 11.9। एक सिलंकी लीजिए, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए। आप दूसरे सिरे को पकड़िए तथा अपने मित्र से दूर चले जाइए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस सिलंकी को छोड़ दीजिए। क्या होता है? खींचने पर सिलंकी किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित करती है? क्या सिंपड़न करने पर सिलंकी ऊर्जा उपार्जित करेगी? क्रियाकलाप 11.10। एक खिलौना कार लीजिए, इसमें चाबी भरिए। कार को जमीन पर रखिए, क्या ये चलती है? इसने ऊर्जा कहाँ से उपार्जित की है? क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटों की संख्या पर निर्भर करती है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? क्रियाकलाप 11.11। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए। वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। अधिक ऊंचाई पर उठाने तक अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है सोचिए तथा विचार विमर्श कीजिए। अब देखते हैं हम उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें संचित ऊर्जा होती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित किए गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौने
खिलौने या कार के चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्रियाकलाप 11.12 बांस की एक खपच्ची लीजिए और इसे चित्र 11.6 में दिए गए अनुसार धनुष बनाइए। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए। तीर का एक सिरा धनुष की तानी डोरी पर रखिए। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, धनुष की तानी डोरी पर रखा तीर। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्यों द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में हमको दिखाया गया है। एक m द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। वस्तु में इस प्रकार पर किए गए कार्य के बराबर है। ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य W, तो क्या हो रहा, बल और विस्थापन, तो mg इंटू h, यानी कार्य क्या होगा हमारा mgh। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु का mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP है। EP इज इक्वल टू क्या होगा, mgh। वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, न कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की हो। चित्र में ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहाँ एक गुटका स्थिति A से स्थिति B तक दो विभिन्न पंथों पहुंचाया गया है। मान लीजिए ऊंचाई AB बराबर h, दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य mgh है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हम लेते हैं 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। G का मान कितना है, यहाँ पर 9.m मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। वस्तु का द्रव्यमान m 10 kg, विस्थापन ऊंचाई h 6m और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। समीकरण 11.6 से स्थितिज ऊर्जा mgh, तो हम यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 588 जूल स्थितिज ऊर्जा है ये हमारी। उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर 11.6 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है परिकलन में सरलता के लिए G का मान कितना है 10 मीटर स्क्वायर ले। वस्तु का द्रव्यमान है m 12 kg, स्थितिज ऊर्जा है इसकी 480 जूल और EP हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा 480 जूल, इसका जो हमें यहाँ पर mgh दिया गया है, m दिया गया है 12 kg, G दिया गया है 10 m प्रति सेकेंड स्क्वायर और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 मीटर होगी वस्तु की ऊंचाई। क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा का रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं।
क्रियाकलाप 11.13 छोटे समूह में बैठिए, प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार करें। अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कीजिए। हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती है? कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने? किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? क्रियाकलाप 11.14 अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगतों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा जुगतों की एक सूची बनाइए। प्रत्येक क्रियाकलाप या जुगत में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्रियाकलाप 11.13 तथा 11.14 हमने सीखा कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रकार की निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ? रूपांतरण ऊर्जा का जो रूपांतरण है की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है या ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचल रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरों में मान्य है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए एम द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh है तथा गतिज ऊर्जा शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होगा तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग भी अधिकतम हो जाएगा। इसलिए हम गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी तथा भी सभी बिंदुओं पर वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? अचर। mgh प्लस 1/2 mv² इज इक्वल टू अचर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। यह पिंड की गति पर वायु के प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्व स्थिति गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। जैसे गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में हमेशा क्या हो रहा है? निरंतर रूपांतरण हो रहा है। क्रियाकलाप 11.15 12 kg द्रव्यमान का कोई पिंड 4 m की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जैसा कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, ऊंचाई जहाँ पर पिंड है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों। तो यहाँ पर क्या है? जब मीटर में तो ऊंचाई कितनी थी? 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर भूमि से ठीक ऊपर। तो हम यहाँ पर इनकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और इन दोनों को बता सकते हैं। परिकलन में सुविधा के लिए g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर लीजिए। विचार कीजिए, यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता है? एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। आप इसे सहमत हैं? कार्य करने की दर, क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती है? अभिकर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इसे निम्न क्रियाकलाप से समझते हैं। क्रियाकलाप 11.16 दो बच्चे मान लीजिए ए तथा बी के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है। दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि इस कार्य को करने में ए 15 सेकेंड लेता है, बी 20 सेकेंड लेता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। किस बच्चे ने दिए हुए समय मान लीजिए 1 सेकेंड में अधिक कार्य किया?
एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी मशीनों की शक्तिशाली के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तित या परिवर्तन का कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य जितनी शीघ्रता या देर से किया गया। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट t समय में w कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक वोट है तथा इसका प्रतीक W है। यह मात्रक जेम्स वोट 1736 से लेकर 1819 के सम्मान में रखा गया है। एक वोट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो शक्ति 1 वोल्ट होगी। 1 वोट यानी 1 जूल प्रति सेकेंड या फिर 1 वोट 1 जूल प्रति सेकेंड। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट यानी 1000 वोट, 1 किलोवाट यानी 1000 वोट या फिर 1000 जूल प्रति सेकेंड। किसी अभिकर्ता एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 लड़कियां जिनमें प्रत्येक का भार 400 N है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम A रखते तथा दूसरी का B। इस कार्य को पूरा करने में लड़की A 20 सेकेंड लेती तथा लड़की जो B है वो कितना 50 सेकेंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा तय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, लड़की का भार mg 400 N और विस्थापन ऊंचाई h N मीटर, लिया गया समय t 20 सेकेंड, शक्ति किया गया कार्य लिया गया समय तो mgh/t। तो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं कितना है, शक्ति 160 वोल्ट। लड़की बी द्वारा की गई शक्ति व्यय की गई शक्ति, इसका भार कितना है 400 N और ऊंचाई 8 m और t जो है यहाँ पर 50 सेकेंड। तो हम यहाँ पर इसकी शक्ति इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पर mgh/t तो कितना होगा 64 वोल्ट। लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वोल्ट तथा लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है 64 वोल्ट है। अब हम ऐसे यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है तथा यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी का मान हमको यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर लीजिए। लड़के का भार mg 50 किलोग्राम और यहाँ पर जो हमारा जी का मान कितना है 10 यानी 10 m प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो कितना होगा ये यहाँ पर लड़के का भार 500 N यानी 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी होगी 45 × 15/100 मीटर। तो ये कितना होगा 6.75 मीटर। चढ़ने में लगा कुल समय t बराबर 9 सेकेंड। समीकरण में इसकी यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा mgh/t। तो कितना आएगा यहाँ पर 375 वोल्ट। लड़के की शक्ति कितनी 375 वॉट है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट कहते हैं। 1 किलोवाट से क्या तात्पर्य है। मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो क्या है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। इस प्रकार 1 किलोवाट ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय हुई है। जैसे कि 1 किलोवाट प्रति जो घंटा यहाँ पर हम घरों में उपयोग में तथा व्यवसायिक संस्थानों में कितना है 3.6 × 10⁶ जूल वे होने की घरों में उद्योगों में तथा व्यवसायिक संस्थानों में वे होने वाली ऊर्जा को प्रति किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। यह 1 यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट या घंटा कह सकते हैं। अब उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर कितना यहाँ पर 60 वोल्ट का एक विद्युत बल्ब
प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों का परिकलन कीजिए। विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी है? 60 वोल्ट, यानी कितना है? 0.06 किलोवाट। उपयोग किया गया समय कितना है? T बराबर 6 आवर्स, यानी ऊर्जा क्या होगी? शक्ति लिया गया समय, तो यहाँ पर कितना होगा? 0.36 यूनिट खर्च की गई। क्रियाकलाप 11.7, अपने घर में विद्युत परिपथ लगे विद्युत मीटर को ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लक्षणों का बारीकी से प्रेक्षण कीजिए। प्रतिदिन प्रातः तथा शाम 6:30 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। इस क्रियाकलाप को लगभग 1 सप्ताह तक कीजिए। दिन के समय कितनी यूनिट वे होती है? रात के समय कितनी यूनिट वे होती है? अपने प्रेक्षणों को सारणी में बद्ध कीजिए, अपने आंकड़ों से निष्कर्ष निकालिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल में दिए गए विवरणों से कीजिए। किन्हीं विशेष विद्युत उपकरणों द्वारा वे होने वाली विद्युत ऊर्जा का आकलन भी किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों के ज्ञात वोल्टेज तथा उनके उपयोग के समयों को सारणीबद्ध कर लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं हमने चैप्टर में क्या सीखा। किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पर लगाए बल के परिमाण व बल की दिशा उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी 0 होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो, यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा हो, तो ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv² के बराबर होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी एवं द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, यानी 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलो वॉट के दर से 1 घंटे में वे हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।